at a distance of 0.20 meter from a concave lens. meter from a concave lens of focal length 0.30 meter of focal length 0.30 meter and state the nature and size of the image and state the nature and size of the image, nature and size of the image. देखिएगा जी क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 12 मिलीमीटर। मैं जानता हूं कि ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा रखा जाता है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट को मैं हमेशा h1 लेता हूं, तो ये हमारे पास है 12 मिलीमीटर, तो ये हो गया h1 इज इक्वल टू 12 मिलीमीटर। ठीक है, अब देखिए फोकल लेंथ यहाँ पे रखी है मीटर में, और जो हमारा एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट इमेज डिस्टेंस फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 12 मिलीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.20 मीटर, सब कुछ मीटर में दे रखा है और ऑब्जेक्ट हाइट दे रखी है मेरे को 12 मिलीमीटर। हम एक काम करते हैं, ये जो कुछ भी मेरे को इन्होंने मीटर में दे रखा है ना, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा जहां पर भी मिली आ जाए, मिली MILI मिली, जहां पर भी मिलीमीटर आ जाए या मिलीग्राम आ जाए, आपको अगर मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब जहां पर भी मिली आ जाएगा आप 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ मेरे पास मीटर है, मीटर को मिलीमीटर में करने के लिए मुझे 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। समझ रहे हो, अगर मिलीमीटर है इसको मीटर में करूंगा तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई, और मीटर को मिलीमीटर, नहीं समझ में आया? चलिए आप सीधा सीधा समझिए, मीटर को मिलीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करना होता है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करते हैं? अरे सब बच्चों का नेटवर्क हैंग हो गया क्या? नहीं सर, बोल सर, हम मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, किससे मल्टीप्लाई करते हैं? अब फिर से हैंग हो गया, 100 से 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी सबका सिस्टम हैंग हो गया, नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है बहुत भयानक। ठीक है ना सर मेरा माइक खराब होता है सर, कभी कभार ऑन नहीं होता। पता नहीं, अभी तो माइक चल रहा है, अभी तो सब समझ में आ रहा है। सर मैं लिख दिया करूंगा ग्रुप पर। हाँ चलो ठीक है, देखते हैं जरा, अगर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, और सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास अगर मीटर है और मैं उसको डायरेक्टली मिलीमीटर में कन्वर्ट करूं तो 100 मल्टीप्लाई बाई 10, यानी कि मुझे पूरा टोटल 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिएगा, कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 12 मिलीमीटर, ये तो ठीक है, at a distance of 0.20 meter from a concave lens। तो concave lens से ना जो डिस्टेंस होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है, तो इसका मतलब नेगेटिव, ऑब्जेक्ट हमेशा रखा ही लेफ्ट में जाता है, तो नेगेटिव हो गया। तो माइनस का 0.20 मीटर क्या करो, माइनस का 0.20 मल्टीप्लाई बाई 1000, पॉइंट गया, नीचे आ गया 100, 20 से 20 कैंसिल आउट हो गए, ये क्या हो गया -200 मिलीमीटर। अच्छा, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ इन्होंने दिया है 0.30 मीटर, तो f इज इक्वल टू -0.30 मीटर, -0.30 मल्टीप्लाई बाई 1000, पॉइंट गया, नीचे आ गया 100, 20 से 20 कैलकुलेट हो गया, ये हो गया -300 मिलीमीटर,
-200 मिलीमीटर और ये प्लस का 12 मिलीमीटर, -200 -300, ये हो गया। चलिए जी, इसके बाद नेक्स्ट आगे क्या करना है? आगे देखिएगा, ये बोल रहे हैं कि मेरे को एक तो इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, हो गया, u है, f है, हम ये कहेंगे बाय लेंस फॉर्मूला 1/v minus 1/u is equal to 1/f, 1/v minus 1/u is equal to 1/f। इस तरफ कर रहा हूँ इसको, तो 1/v फाइंड आउट करना है, 1/v माइनस 1/-200 is equal to 1/-300, minus minus plus 1/v plus 1/200 is equal to minus 1/300, 1/v is equal to minus 1/300 minus 1/200, 300 और 200 का एलसीएम हो जाएगा 600, 300 2 जा 600 तो 2 into 1 minus 2, 200 3 जा 600 तो 3 into 1 minus 3, तो 1/v is equal to minus 5/600, तो 5 ये हो गया 12 जा, तो 1/v सर आप ब्लैकआउट हो गए। minus 1/120, क्या बोल रहे हो? सर कुछ नहीं। v is equal to minus 120 मिलीमीटर आ गया कि नहीं, बताइए सबको क्लियर? यस सर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने बोला है एंड स्टेट द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। देखिए नेचर में तो मुझे इसमें कुछ सोचना ही नहीं है क्योंकि कॉन्केव लेंस की बात हो रही है, तो कॉन्केव लेंस में हमारा नेचर क्या होगा? नेचर सीधा सीधा ये है, इट विल बी अ वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज एंड डिमिनिश्ड इन साइज। नेचर क्या हो जाएगा? इमेज विल बी virtual, erect and diminished in size। diminished लिख दीजिए, बस इतना सफिशिएंट है, and diminished। चलिए जी, इसके बाद ये पूछ रहे हैं साइज ऑफ द इमेज, तो साइज ऑफ द इमेज भी बड़े आराम से निकल सकता है। कैसे निकालते हैं? m is equal to v upon u is equal to h2 upon h1, ठीक है। अब v मेरे पास है कितना, -120, और u कितना है, -200। h2 यानी कि हाइट ऑफ इमेज को मुझे कैलकुलेट करना है ना, और हाइट कितना दे रखा है 12, तो h2 कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 12 into 120 अपॉन 200, 0 से 0 कट गया, 2 6 are 12, 2 10 are 20, तो h2 हो जाएगा 12 6 are 72 और अपॉन 10 ये हो गया 7.2 मिलीमीटर। बताइए जी, समझ में आ गया? यस सर। और जब मेरा हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव आ रहा है तो इसी से समझ में आ जाता है कि मेरी इमेज जो है वो सीधी बनेगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी। दूसरा डिमिनिश्ड भी मैं बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो 12 मिलीमीटर है और जो इमेज की हाइट है वो आ रही है 7.2 मिलीमीटर। दैट मींस वी आर गेटिंग अ डिमिनिश्ड इमेज। बताइए सबको समझ में आ गया? यस सर। चलिए जी, उसके यस बाद सर। ठीक है, उसके बाद हम इसमें कोई अगर डाउट नहीं है तो मैं एसिड बेस और सॉल्ट कंटिन्यू करूँ आगे? सर ठीक है जी।
चलिए जी आगे चलते हैं। मैंने आप लोगों को कुछ ना नोट्स भेजे थे, आप लोग टाइम से वो नोट्स अपने कंप्लीट करते चलिए। एक नोटबुक बनाइए अलग केमिस्ट्री की, और उसमें जो जो मैं आपको नोट्स भेजता जा रहा हूँ उनको कॉपी करते चले जाओ फटाफट अपनी हैंड राइटिंग में। कोई भी बच्चा फोटो कॉपी ना निकाले, कोशिश करिए। देखिए नोट्स आपके खुद के हैंड रिटन होंगे ना, तो उनको पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा। चलिए, मैंने लास्ट टाइम आपको ये बताया था कि एसिड्स और बेसिस में, एसिड और बेसिस को डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास बेसिकली 3 तरीके के इंडिकेटर होते हैं। एक तो लिटमस पेपर होता है, उसके अलावा मैंने बताया था मिथाइल ऑरेंज, और तीसरा था फिनोल्फथलीन। अच्छा, इसके अलावा मैंने 2 तरीके के इंडिकेटर्स और देखे थे व्हिच आर यूज्फुल फॉर द डिटेक्शन ऑफ बेसिस। एक तो बताया था टर्मरिक और दूसरा बताया था रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। याद है सभी को? यस सर। ठीक है, चलिए मैं ये पूरा टर्मरिक के ऊपर ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। टर्मरिक के ऊपर तो एक्सपेरिमेंट भी करके देख लिया फिर भी। देख लिया करके हो गया था लाल। हाँ सर, लेकिन जो लिक्विड डिटर्जेंट आता है ना उसके साथ नहीं हुआ था, जो साबुन हाँ, आती है ना उससे हुआ। वो मैं रीजन बताऊंगा उसका क्या है। अभी इसमें एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में पढ़ेंगे। जो डिटर्जेंट्स होते हैं ना, लिक्विड डिटर्जेंट्स बनते ही HCl से हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो एसिड के लिए तो वो डिटेक्ट करेगा ही नहीं, ठीक है, इस वजह से। हाँ, चलो जी। अब एक बार जरा देखिएगा कि ये सारे आपके क्या थे। देखो इंडिकेटर्स जो हमने देखे, लिटमस, एसिड के लिए क्या हो जाएगा, ब्लू टू रेड। बेस के लिए रेड टू ब्लू। ये तो पहला हो गया लिटमस, ये इंडिकेटर। दूसरा इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज एसिड के लिए, मिथाइल ऑरेंज का बेसिक कलर होता है ऑरेंज, तो ये हो जाएगा ऑरेंज टू रेड। और बेस के लिए ये हो जाएगा ऑरेंज टू क्या, येलो। येलो। येलो, बिल्कुल ठीक। उसके बाद थर्ड देखिएगा, थर्ड है फिनोल्फथलीन। फिनोल्फथलीन का बेसिक कलर क्या होता है, कलरलेस। तो एसिड के केस में क्या होगा बताइए, कलरलेस। रिमेन कलरलेस, कलरलेस ही रहता है। यस सर। बेस के केस में बताओ, पिंक। पिंक हो जाता है, बिल्कुल ठीक। बेस के केस में ये हो जाता है कलरलेस, तो इसका ओरिजिनल कलर है, तो कलरलेस टू पिंक, पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद चौथा इंडिकेटर देखिए, टर्मरिक। टर्मरिक का ओरिजिनल कलर क्या होता है, येलो। तो एसिड के केस में नो चेंज इन कलर, और बेस के केस में रेड कलर। ओरिजिनल कलर येलो था, येलो से क्या हो गया, रेड। येलो टू रेड या रेडिश ब्राउन, कुछ भी कह सकते हैं। सर ये अभी लिखना है या इसके नोट्स दोगे आप? अरे नोट्स तो मैं आपको भेज चुका हूँ, ये तो मैं आपको एक बार रिकॉल करा रहा हूँ सारी चीजें, ठीक है। ये पुराने वाले ही हैं। मैंने नोट्स भेजे थे ना आपको। भेजे थे। हाँ सर, वो बहुत पहले करते ना, तो देखे नहीं मैंने। हाँ, तो वो देखकर आपको नोट्स बनाने हैं, प्रिपेयर करने हैं अपनी नोटबुक में। हाँ सर, वो तो कर लिए। ठीक है, अब ये टर्मरिक के लिए हो गया। टर्मरिक के बाद हमने अगला एक इंडिकेटर देखा था, बताइए क्या था, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट।
रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट एसिड के लिए बताइए। नो चेंज इन कलर, रेड है रेड ही रहता है। और बेस के केस में बताइए क्या हो जाता है। ग्रीन। रेड कलर था तो रेड से ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद ये सारे इंडिकेटर्स हुए। इसके बाद अगले मैं आपको दो इंडिकेटर्स और बताऊंगा, उनको बोलते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। OL FACTORY, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये जो शब्द है ना ओल्फैक्टरी, ओल्फैक्टरी का मतलब क्या है? इट इज रिलेटेड टू द सेंस ऑफ स्मेल। मतलब आपको स्मेल करके आइडेंटिफाई करना है कि स्मेल करके आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो इंडिकेटर है ये एसिड है, मतलब जो भी हमारे पास कंपाउंड है, जो भी सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। तो ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए अगर मैंने बोला कि किसी इंसान को अगर पहचान है जो बहुत ज्यादा इसमें ऑटोमोबाइल वगैरह में डील करता है, तो जो ऑटोमोबाइल में डील करते हैं जो लोग, उन लोगों को इस चीज की पहचान होती है कि अगर कहीं से कोई गाड़ी स्टार्ट हुई है तो उनको ये पहचान होती है कि जैसे ही उसका जो स्मोक निकलता है, जो धुआं निकलता है, उस धुएं की स्मेल से वो बता देते हैं कि ये डीजल कार स्टार्ट हुई है या पेट्रोल कार स्टार्ट हुई है या सीएनजी कार स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो तीन तरीके के वेरिएंट्स मार्केट में मौजूद है। तो उनको पहचान होती है वो स्मेल करके, जो धुआं होता है उसकी दूर से भी अगर स्मेल आ जाती है तो वो बताते हैं कि यहाँ पर कोई डीजल कार है या यहाँ पर कोई पेट्रोल कार है या यहाँ पर कोई सीएनजी कार है। तो अगर मैं कोई ऐसा तरीका हो कि मैं स्मेल करके बता सकूं कि जो मेरे पास सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है, तो उस मेथड को मैं बोलता हूं या उन इंडिकेटर्स को मैं बोलता हूं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आर द इंडिकेटर्स दैट आर सेंसिटिव टू स्मेल, दैट आर सेंसिटिव टू स्मेल। मतलब हम स्मेल से बता सकते हैं कि वो एसिड होगा या बेस होगा। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, दो तरीके के होते हैं। देखिएगा, सर ये ओल्फैक्टरी तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भी है ना? बिल्कुल ओल्फैक्टरी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भी है। ओल्फैक्टरी का मतलब ही सेंस ऑफ स्मेल से होता है। तो वहां पर इंडिकेट हमारा क्या था, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं? ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स आर इन द नॉस्ट्रल्स ऑफ माय नोज। तो उसमें क्या है कि हम किसी भी चीज को स्मेल करके बता सकते हैं कि हमारे आसपास क्या चीज रखी हुई है, जिन चीजों की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। ठीक है, अच्छा अब जरा देखिएगा, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स दो तरीके के होते हैं। एक होता है अनियन एक्सट्रैक्ट, एक होता है अनियन एक्सट्रैक्ट। तो पहले तो अनियन के एक्सट्रैक्ट की बात करता हूँ। तो इसमें हम ये बोलेंगे कि अनियंस हैव अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। मतलब जो प्याज होता है, जो अनियन होता है, उसकी एक खास एक स्मेल होती है। आप लोग एकदम से प्याज की अगर स्मेल आएगी, आप एकदम से बता देंगे प्याज की स्मेल आ रही है। चलिए जी, तो अगर मैंने अनियन का एक्सट्रैक्ट लिया, अनियन का एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या है कि हमने अनियन लिया, अनियन को बहुत छोटे छोटे पीसेस में काटा और उनको हमने दबाकर प्रेस करके हमने उसका एक्सट्रैक्ट निकाल लिया, मतलब उसका जूस निकाल लिया। ठीक है अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि अनियन एक्सट्रैक्ट में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई बेसिक सॉल्यूशन है, मान लीजिए कोई भी बेस है, और उस बेस को हमने क्या करा, is added to a cloth strip treated with onions। अगर मान लीजिए मैंने अनियंस का जूस निकाल लिया और उस जूस में मैंने एक कॉटन का कपड़ा लिया और कॉटन के कपड़े को मैंने उसमें डिप कर दिया, भिगो दिया। ठीक है, भिगोने के बाद में मैंने उस कपड़े के ऊपर छोटा सा ही कोई क्लॉथ का स्ट्रिप लिया था। वो जो कपड़ा है जो अनियन के जूस में भीगा हुआ है, मैंने उसके ऊपर कोई बेस डाल दिया। तो अगर मैं उसके ऊपर कोई बेस डाल देता हूँ तो अनियन की जो स्मेल है वो एकदम से गायब हो जाएगी। ठीक है,
तो हम ऐसे कपड़े को जिसको मैंने अनियन एक्सट्रैक्ट में भिगो रखा है, उस कपड़े को हम ये बोलते हैं क्लॉथ स्ट्रिप treated with onion extract। इसका मतलब क्या है कि एक कपड़े की एक स्ट्रिप, क्लॉथ की एक स्ट्रिप जो कि भीगी हुई है किसमें, अनियन एक्सट्रैक्ट में। तो उस पर अगर मैंने कोई बेसिक सॉल्यूशन डाला तो हम कहेंगे बेस की स्मेल, वो जो एसिड की, जो ये अनियन की जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है वो गायब हो जाएगी। तो हम ये लिखेंगे इसमें कि बेस प्लस अनियन treated cloth onion smell vanishes। अनियन की जो स्मेल होती है वो गायब हो जाती है, अनियन स्मेल वैनिशेस। अच्छा, ये सारी चीजें ना सिर्फ आप समझते चलिए, नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, नोट्स तो मैं आपको भेजूंगा, ठीक है। और अगर किसी को लगता है कि नहीं मैं दो बार लिख सकता हूँ, कोई बात नहीं, आप लिख लीजिए, किसी दूसरी नोटबुक में लिख लीजिए, लेकिन जो फेयर नोटबुक है, फेयर नोटबुक में सिर्फ वही काम नोट करेंगे जो मैं आपको नोट्स भेजूंगा। और आगे कई अगले नेक्स्ट चैप्टर्स हम इसी तरीके से पढ़ेंगे कि मैं आपको नोट्स व्हाट्सएप कर दिया करूँ, ठीक है। सर जो आपने इससे पहले भेजे थे वो एक बार और भेज देना। हाँ दोबारा भेज दूंगा, कोई बात नहीं। दो, आई थिंक 2 या 3 पेज भेजे थे मैंने, दोबारा भेज दूंगा, शुरू से भेज दूंगा। ओके चलिए, सर। उसके बाद मैंने कहा कि एसिड प्लस अनियन ट्रीटेड क्लॉथ। अब क्या होगा, आप एसिड डाल दोगे ना अनियन के रस में भीगे हुए कपड़े पर, अगर आप एसिड डाल दोगे तो भी अनियन की स्मेल आती रहेगी। तो हम कहेंगे यहाँ पर क्या है, अनियन स्मेल मीन्स रहती है तब भी अनियन की स्मेल। तो एसिड से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर बेस डालते हैं तो अनियन स्मेल वैनिशेस। तो इसका मतलब ये सूंघ कर मैंने स्मेल करके बता दिया कि कोई चीज एसिड है या बेस है। अच्छा, अगला देखिएगा, अगला है हमारा सेकंड पॉइंट। इसमें सेकंड जो इंडिकेटर है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, वो लिखिएगा वनीला एक्सट्रैक्ट। वनीला has a characteristic pleasant smell। सर ये वही वनीला जो हम आइसक्रीम में खाते हैं? वही पानी आ गया मुंह के अंदर। वनीला हैज अ कैरेक्टरिस्टिक प्लेजेंट स्मेल। तो वनीला की आप लोग आइसक्रीम खाते हैं, वनीला का आप लोग शेक भी पीते हैं, तो वो जो चीज है ना वनीला, वनीला का एक्सट्रैक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो वनीला जो है उसकी बड़ी अच्छी खुशबू होती है ना। तो अगर उसके मैं मतलब वनीला एक्सट्रैक्ट में अगर मान लीजिए मैंने एक क्लॉथ स्ट्रिप भिगो दी, ठीक है, तो क्लॉथ ट्रीटेड विद वनीला, उसमें भी बिल्कुल सेम यही काम होता है कि बेस प्लस क्लॉथ treated with vanilla। तो इसमें क्या मिलेगा मेरे को, वनीला स्मेल वैनिशेस, वनीला की स्मेल गायब हो जाती है। अगला देखेंगे, अगला है एसिड प्लस वनीला ट्रीटेड क्लॉथ। इस केस में क्या होगा, वनीला स्मेल मीन्स वनीला की स्मेल रहती है, वो गायब नहीं होती, वनीला स्मेल रिमेन्स। बताइए जी, समझ में आ गया सभी बच्चों को? नो सर।
So दोबारा अच्छा, कौन सा वाला नहीं आया बताना जरा। ये वाला नहीं आया, ये वाला है, दोनों नहीं आए। so vanilla extract. वनीला एक्सट्रैक्ट में क्या होता है कि वनीला की भी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, बड़ी अच्छी खुशबू लगती है उसकी। तो अगर हम एक कपड़ा लिया और कपड़े को हमने वनीला में भिगो दिया अच्छे से, ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, बाहर से प्लेन निकल रहा है। मैंने क्लॉथ लिया और क्लॉथ लेकर मैंने क्या करा कि उसको वनीला में अच्छे से भिगो दिया। तो हम वो ऐसे क्लॉथ को बोलेंगे अ क्लॉथ ट्रीटेड विद वनीला एक्सट्रैक्ट या वनीला ट्रीटेड क्लॉथ। तो उसको मैंने वनीला में अच्छे से भिगो दिया। भिगोने के बाद मैंने उस क्लॉथ को रखा नीचे और उसके ऊपर मैंने एक बेस डाल दिया, कोई भी बेस। बेस हमारे पास कई तरीके के होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस होते हैं। अब ये कैसे होते हैं उनको अभी डिटेल में हम पढ़ेंगे। हमने कहा कि हमने कोई भी एक चीज उसके ऊपर डाल दी, कोई भी सब्सटेंस डाल दी, तो अभी तक हमको उस कपड़े में से वनीला की अच्छी अच्छी खुशबू आ रही थी। जैसे ही मैंने वो सब्सटेंस डाला, वनीला की खुशबू आनी बंद। अब वनीला की खुशबू नहीं आएगी। तो इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि जो सब्सटेंस मैंने उसके ऊपर डाला ना, वो बेस था, खुशबू आनी बंद हो गई। ठीक है, तो ये एक टेस्ट हो गया बेस को टेस्ट करने के लिए। बताइए, समझ में आ गया? Yes sir. अब ऑन द अदर हैंड मैं क्या करता हूँ, मैंने एक कपड़ा लिया, कपड़े को वनीला में भिगोया और कपड़े को नीचे रख दिया और उसके ऊपर मैंने अब एसिड डाल दिया। तो जब एसिड डालूंगा तो वनीला की स्मेल तब भी आती रहेगी। इसका मतलब क्या है कि जो सब्सटेंस मैंने अब उस कपड़े के ऊपर डाला है, दैट सब्सटेंस इज एन एसिड। मुझे लगता है शायद समझ में आ गया होगा। Yes समझ में आ sir. गया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन देखूंगा अभी मैं। सर अगर सब्सटेंस न्यूट्रल हो, हाँ बेटा, अगर न्यूट्रल होगा ना, तो न्यूट्रल के केस में डिपेंड करता है कि हमने कितना डाला। मान लीजिए मैंने न्यूट्रल भी डाला, तो हम जब टेस्ट करते हैं तो 2-3 बूंदे डालते हैं। न्यूट्रल तो वाटर होता है ना, तो ऐसा तो है नहीं मैंने पानी डालकर उसको कपड़े को धो दिया। तो हम 2, 4 या 5 बूंद डालकर देखते हैं। तो 2, 4, 5 बूंद डाली तब भी वनीला की स्मेल आती रहेगी। तो न्यूट्रल और एसिड, वो चीज हमको चेक करनी पड़ेगी। लेकिन ये टेस्ट होता है बेस के लिए, कि अगर मैंने कोई बेसिक सॉल्यूशन उसके ऊपर डाल दिया, बेस डाल दिया मैंने, तो बेस डालने पर क्या होता है कि वनीला की स्मेल गायब हो जाती है, वैनिश हो जाती है। समझ गए? यस सर। चलो जी, एक नेक्स्ट ना क्वेश्चन देखता हूँ और मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। आप लोग सिर्फ देखिए, इसको समझ में आ जाएगा, आसान है। The question है, you have been provided with 3 test tubes. You have been provided with 3 test tubes. 3 test tubes. Full stop. One of them contains distilled water. One of them contains distilled water and the other two contains an acidic solution
an acidic solution and a basic solution. An acidic solution and a basic solution, respectively. If you are given given only red litmus paper, if you are given only red litmus paper, how will you identify? How will you identify the contents of each tube? अब जरा देखिएगा, मेरे पास ना 3 ट्यूब्स मुझे दे रखी हैं। उन्होंने बोला है यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब्स। आपको 3 टेस्ट ट्यूब दे रखी हैं और तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या क्या है, एसिड है, बेस है, मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता। तो हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब हैं, एक टेस्ट ट्यूब में एसिड है, एक में बेस है और एक में डिस्टिल्ड वाटर है, लेकिन किसमें क्या है ये नहीं पता। ठीक है, तो हमने क्या करा कि 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं और एक टेस्ट ट्यूब ये होगी, इसको बोल दीजिए टेस्ट ट्यूब। हाँ बेटा, रिकॉर्डिंग भेज। हाँ मैं भेज दूंगा नो प्रॉब्लम। सर नेटवर्क इश्यूज बहुत है, आप रिकॉर्डिंग भेज। मैं भेज दूंगा, डोंट वरी, भेज दूंगा। ओके सर। हाँ जी, ये देखिएगा, ये बी है, ये दूसरी टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब ए, बी एंड सी। तो ये 3 टेस्ट ट्यूब्स हो गई हमारे पास, टेस्ट ट्यूब्स ए, बी एंड सी। अब जरा इसमें देखिएगा, मुझे क्या करना है, मेरे पास सिर्फ एक चीज है और वो क्या है, मेरे पास रेड लिटमस पेपर है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरे पास सिर्फ रेड लिटमस पेपर है, तो मैं रेड लिटमस पेपर में क्या करूंगा, आप ये देखिएगा कि मैं एक एक करके रेड लिटमस पेपर को सब में डिप करके देखूंगा। फॉर एग्जांपल, मैंने रेड लिटमस पेपर को पहले वाले में डिप करके देखा और उसमें कोई कलर में चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है, वो एसिड है या बेस है? सर या वो एसिड है। रेड लिटमस पेपर है और रेड लिटमस पेपर को मैंने किसी भी टेस्ट ट्यूब में ड्रॉप कर दिया, डिप करा, हाँ तो उसमें उसका कोई कलर चेंज नहीं हुआ, तो वो एसिड है या बेस है? बाकी बच्चे बताइए, अरे बोलो। सर एसिड। देखिए, अब मैंने एक चीज कही कि आपको ये तो समझ में आ गया कि वो एसिड है, लेकिन क्या होता है कि आप अगर पानी के अंदर, डिस्टिल्ड वाटर के अंदर भी डालोगे ना, तो भी उसका कोई कलर चेंज नहीं हो। तो वो सिर्फ ये समझिए कि रेड से ब्लू में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि वो बेस नहीं है, वो एसिड भी हो सकता है, वो डिस्टिल्ड वाटर भी हो सकता है। ये समझ में आया कि नहीं? सर ठीक है, अब मेरी बात सुनिएगा, मैंने पहले इसमें डाला, कोई कलर चेंज नहीं हुआ, मैंने कहा हो सकता है ये एसिड हो सकता है डिस्टिल्ड वाटर, अलग हटाओ। फिर मेरे पास बचा बी और सी, फिर मैंने इसमें डाला, इसमें डालते ही क्या हुआ कि फिर से कोई कलर चेंज नहीं हुआ। मैंने कहा चलिए इसको भी अलग हटाओ, या तो ये एसिड है या ये एसिड है, दोनों में से कोई एक एसिड है और एक वाटर है। फिर तीसरा बचा, मैंने तीसरा में डिप करा, अब रेड का कलर चेंज होकर ब्लू हो गया। समझ गए?
तो तीनों में से मैंने एक एक करके ड्रॉप करा और मैं तब तक चेक करता रहा तीनों में डालकर जब तक रेड लिटमस पेपर मेरा ब्लू नहीं हो जाता। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। अब Yes, जिस sir. टेस्ट ट्यूब में डालकर, हाँ, जिस टेस्ट ट्यूब में डालकर हमारे लिटमस पेपर का कलर जो है वो रेड से ब्लू हो गया है, मैं उसको अलग हटाकर रख दूंगा कि ये मेरे पास बेस आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट मेरे पास दो टेस्ट ट्यूब बची। अब क्या करिए, अब जो मेरे पास लिटमस पेपर है वो रेड नहीं बचा, अब वो चेंज होकर ब्लू हो चुका है। तो अब मेरे पास रेड लिटमस पेपर नहीं है, अब मेरे पास ब्लू लिटमस पेपर है। तो दोनों जो टेस्ट ट्यूब बची हुई हैं, बेस को तो अलग कर दिया था, जो दोनों टेस्ट ट्यूब बची हुई है उनमें एक एक करके मैंने ड्रॉप करा। जिस टेस्ट ट्यूब पर भी कलर उसका ब्लू से रेड हो गया वो एसिड है, और जो बचा वो वाटर है। बताइए समझ में आ गया? यस सर। Yes. ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। एक ये क्वेश्चन था, अब उसके बाद मैं एसिड्स की, मैं ये देखना चाहता हूँ कि एसिड बेसिकली होते क्या है। ठीक है, ये तो हमने ये देख लिया कि कोई भी अगर सब्सटेंस है तो वो कैसे पता चलेगा कि वो एसिड है या बेस है, लेकिन एसिड होते क्या हैं वो तो जरा देखें। तो हमने कहा कि एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच हैव अ सोर टेस्ट। तो एसिड्स जो होते हैं वो एक कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं, उनकी कुछ खास प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैं उसको हल्का सा टेस्ट करूँ ना तो मुझे खट्टापन का स्वाद आता है, ऐसा लगता है जैसे कुछ खट्टा है, तो सोर टेस्ट आता है। Some of the common fruits such as mango, raw grapes, lemon, orange and tamarind, tamarind मतलब इमली, etc. they have sour taste due to the presence of acids in them. तो कुछ कॉमन फ्रूट्स हैं जैसे कि मैंगो हो गया, ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, इमली हो गई, इन सबका जो टेस्ट होता है, इनको अगर मैं जरा सा टेस्ट करता हूँ तो हल्का सा इनमें खट्टापन होता है। तो हम ये बोलेंगे कि जिन भी फ्रूट्स के अंदर टेस्ट करने पर मुझे खट्टेपन का एहसास लगे तो समझ जाना कि उनमें कहीं ना कहीं एसिड्स मौजूद हैं। अच्छा, फिर मैंने कहा कि सोल्ड मिल्क, सोल्ड मिल्क का मतलब दही की बात कर रहे हैं, हम कर्ड की बात कर रहे हैं। सोल्ड मिल्क जो है वो भी हल्का सा खट्टा होता है, दही में भी खट्टापन होता है हल्का सा। तो जो सोल्ड मिल्क होता है यानी कि जो कर्ड होता है उसमें भी हम बोलेंगे कि उसमें भी एसिड होता है। तो जितने भी मेरे को, जैसे मैंने फ्रूट्स की बात करी, जैसे मैंने अभी कर्ड की बात करी, तो ये हमको नेचर में ये सारी चीजें मिलती हैं, ये नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस हैं। तो अगर मैं इन सब सब्सटेंसेस की बात करूं तो इन सबके अंदर एसिड्स हैं, तो किसके अंदर कौन सा एसिड है वो जरा आप देखिएगा। मैंने ये कहा कि ये नेचुरली मेरे को एसिड्स मिल रहे हैं, तो इनको मैं बोलूंगा ऑर्गेनिक एसिड्स। जो एसिड्स मुझे फ्रूट्स में ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि फ्रूट्स के थ्रू या किसी एनिमल के थ्रू अगर मुझे कोई एसिड मिल रहा है मैं उसको बोलूंगा ऑर्गेनिक एसिड। फॉर एग्जांपल, भाई जो मिल्क आता है वो मिल्क कहाँ से आता है? बुफेलो से आता है या काऊ से आता है या गोट से आता है? तो वो जो मिल्क है उस मिल्क को, उसी को तो जब वो खट्टा हो जाता है उसी को तो जब हम जमा देते हैं तो वो दही जम जाता है, और दही को हम कर्ड बोलते हैं। तो वो किसी एनिमल से मिले या किसी प्लांट से मिले, वहां से जो एसिड्स मिलते हैं दैट टाइप ऑफ एसिड्स आर नोन एज ऑर्गेनिक एसिड्स। कुछ एग्जांपल्स, जैसे मैंने बोला एक एसिड होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो ये एसिटिक एसिड मुझे कहाँ मिलता है? Vinegar. बिल्कुल सही, विनेगर में। सेकंड देखिएगा, सेकंड है सिट्रिक एसिड। इसका कोई एग्जांपल बताइए, सिट्रिक एसिड कहाँ मिलता है? Lemon. लेमन। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है हमारे पास लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड ये कहाँ मिलेगा? Curd. कर्ड। फिर अगला है टार्टारिक एसिड, ये कहाँ मिलेगा? एक एसिड की टाइप होती है टार्टारिक एसिड, ये किसमें मिलेगा? जो ज्यादा खट्टी चीजें होती हैं जैसे कि इमली या फिर
अनराइप ग्रेप्स मतलब कच्चे अंगूर, टैमरिंड और अनराइप ग्रेप्स, इमली या कच्चे अंगूर में मिलेगा टैरटरिक एसिड। नेक्स्ट है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड कहाँ मिलता है, बोलो? टमाटोस, टोमेटोस, ऑक्सैलिक एसिड टोमेटोस। नेक्स्ट देखिएगा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड ये क्या होगा, फाउंड इन एंट, स्टिंग और नेटल लीफ स्टिंग। ये मुझे कहाँ मिलता है, एंट स्टिंग। एंट स्टिंग मतलब अगर चींटी काट लेती है ना कहीं पर, जो चींटी होती है, अगर वो चींटी हमको कहीं काट लेती है तो जिस स्किन के जिस पोर्शन पर काटती है मुझे उसी पोर्शन पे हल्की हल्की सी ना जलन होने लगती है, हल्की हल्की सी जलन चुभन सी होती है वहां पर। तो वो जो चीज है वो किस वजह से है, क्योंकि जो एंट होता है, एंट अपनी बॉडी में से जो फॉर्मिक एसिड है वो इंजेक्ट कर देती है हमारी बॉडी में, तो हमको उसकी वजह से जलन होती है। दूसरा नेटल लीफ स्टिंग, तो नेटल की जो लीफ होती है, एक पौधा होता है, तो उसकी जो स्टिंग लीफ होती है, अगर वो लीफ बहुत शार्प होती है, अगर वो हल्की सी हमारे हाथ में कहीं टच हो जाए तो उसकी वजह से भी हमारी उंगली में जलन होने लगती है, थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे कुछ मिर्च लग गई हो गई। तो इस तरीके के जो ये एसिड्स होते हैं, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड हैं, ये कहीं ना कहीं मेरे को प्लांट से या एनिमल से मिल रहे हैं, इनको बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। उसके अलावा इन ऑर्गेनिक एसिड्स के अलावा जितने भी एसिड्स होते हैं जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर करे जाते हैं, या मैनमेड एसिड्स इनको बोलते हैं, या सिंथेटिक एसिड्स होते हैं, वो सारे के सारे एसिड्स कहलाते हैं मिनरल एसिड्स। जो भी एसिड लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं उनको हम मैनमेड एसिड्स भी बोलते हैं या सिंथेटिक एसिड्स भी बोलते हैं, ये सारे एसिड्स कहलाते हैं मिनरल एसिड्स। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही काफी है कि हमने देखा ऑर्गेनिक एसिड क्या है और मिनरल एसिड क्या है। दूसरा हमने देखा कि कौन कौन से इंडिकेटर है जिनकी हेल्प से मैं एसिड और बेस का पता लगा सकता हूँ। अभी के लिए ट्राई करिए, मैं नोट्स आपको फॉरवर्ड करता हूँ। हाँ जी बताइए। सर जो बी होती है वो जब स्टिंग करती है वो भी तो मेथनोइक एसिड इंजेक्ट करती है। बिल्कुल जी, मिथेनोइक एसिड ही इंजेक्ट करती है, और जो हनी भी होती है, हनी भी मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट करती है, और जो आपका सर बात नहीं नहीं, एक मिनट, एक फ्लाई और होती है, मैं उसका नाम भूल रहा ततैया। हूँ। ततैया जो होता है ना उसको कुछ बोलते हैं इंग्लिश में, हाँ मैं भी भूल गया। है ना, वो जो है वो एसिड इंजेक्ट नहीं करता, वो बेस इंजेक्ट करता है। आई थिंक वो बेस इंजेक्ट करता है, तो वो दोनों चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए आप इतना करिए, मैं आपको इसके नोट्स फॉरवर्ड करता हूँ। टोटल 4 पेजेस भेजूंगा मैं, आई थिंक 2 पेजेस मैं पहले भेज चुका हूँ। ठीक है, मैं वो 2 पेज भी भेज दूंगा और आज वाले 2 पेज भी भेज दूंगा, टोटल 4 पेजेस होंगे। तो आप अपने नोट्स अपने प्रिपेयर करके तैयार रखिए। ओके ठीक है, और दूसरा आप लोग तैयार रहिए, सैटरडे को या फिर संडे को आप लोगों का टेस्ट हो सकता है लाइट वाले चैप्टर का, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का पूरा टेस्ट हो सकता है। अब ठीक है, और ओके एक दो सर। बच्चों के ही नंबर बचे हैं, बाकी जब मैंने सभी बच्चों की कॉपी चेक कर ली है तो कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, और दीपांशी के 30 में से 30 मार्क्स हैं, और श्रीजा के 30 में से 30 है, दिवस के 30 में से 30 है, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा करा है। सर मेरे कितने हैं? 2-3 बच्चों का बचा हुआ है बस, तो मैं आप लोगों को बस उनका होते ही फिर सभी के रिजल्ट में पूरा प्रॉपर्ली बता दूंगा। ओके सर। ओके और आप लोग लाइट वाला चैप्टर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ये पूरा कंप्लीट तैयार रखिए, आपका नेक्स्ट वीक टेस्ट हो सकता है या संडे को हो सकता है। ठीक है, चलिए जी, फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे। सर क्यू ब्लॉक में कोरोना पॉजिटिव पाया। क्यू ब्लॉक में कौन? हाँ सर मेरे मेरे ब्लॉक में 14 फ्लोर पे 1403 संजय जैन अंकल है, कोई पता नहीं, मैं नाम नहीं जानता उनका। संजय कोई जैन बच्चा है या बड़ा है? है हाँ है कोई बड़ा है, तो मतलब कैसे, क्या हुआ? सर एम्बुलेंस आई थी अच्छा, आज? सर, आज अभी 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 आई है। ओके, तो फिर तो सीलिंग हाँ सर बच के रहो।
नहीं बच के तो रह रहे हैं, वो तो ठीक है, सोसाइटी में सीलिंग होगी इसका मतलब, और क्या। तब तो वही होगा। चलिए सर। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग अपना ध्यान रखिए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट गुड नाइट।